नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम प्लस के यूट्यूब चैनल में। पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने ये देखा एनसीईआरटी क्लास 6 का भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि हम लोगों ने इतिहास को किस प्रकार से समझने का प्रयास किया है, किस तरह की जानकारियों से हम इतिहास को समझ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो मानव सभ्यता थी वो धीरे-धीरे किस तरह से डेवलप होती है। जो आखेटक थे, शिकारी वर्ग के लोग थे, वह धीरे-धीरे संग्राहक बने। संग्राहक बनने के बाद धीरे-धीरे पशुपालक बनते चले गए। पशुपालक के बाद उन्होंने अपना एक अस्थायी जीवन बिताना प्रारंभ किया और धीरे-धीरे देखते-देखते वह नगरों की भी स्थापना करने लगे। वाणिज्य व्यापार में भी अपने आप को दिखाने लगे और भी व्यवस्थाओं में वह धीरे-धीरे कपड़े पहनना सीखना, ये सारी चीजें उनके अंदर आ गया। अब हम 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य क्या है, किसे कहते हैं। क्योंकि हर चैप्टर में आपको किसी न किसी छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से वह उसके थीम को समझाने का प्रयास एनसीईआरटी करती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया कि एक बच्चा है जिसके घर में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही उत्सुकता पूर्वक कहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कहीं क्या मतदान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको ये बहुत जल्दी है कि कहीं लेट ना हो जाए, काफी पीछे लाइन में ना खड़े हो जाएं। तो उस छोटे से बच्चे के मन में यह प्रश्न उठता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, तो बहुत जल्दीबाजी में उन्होंने बताया कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में भी आपने देखा कि किस प्रकार से राजा का चुनाव किया जाता है। ऋग्वेद में भी किस तरह से राजा का चुनाव के लिए बताया गया है, और आज भी चुनाव होते हैं, मतदान होता है, कैसे शासक चुना जाता है। तो पहला प्रश्न वो यही पूछता है। देखिए, यह प्रश्न पूछने का उसका मतलब यही होता है कि आपको ला करके उसी थीम पर कि शासक कैसे, राइट, शासक कैसे। तो इस क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि वह आपको उस थीम के मुख्य बिंदु पर आपको ले आता है और फिर उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। तो इसमें आगे जो है वह यह है कि लगभग 50 साल पहले जो हम लोग 50-60 साल से जो हम लोग अपने शासकों का चुनाव जो है मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उसके पहले जब संविधान नहीं बना है, जब कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं बनी है, या उसके पहले जब धीरे-धीरे मानव ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करता है। उत्तर वैदिक काल का मतलब यह होता है कि सबसे पहले सभी वेदों में रचना किसकी होती है? ऋग्वेद की। गंगा यमुना के दो आपके क्षेत्र पे, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों के आसपास। लेकिन जो उसके ऋग्वैदिक के बाद जो वेद बने, जो कुछ बने वो, या कई सारे और भी किताबें लिखी गई, तो इनको उत्तर वैदिक काल कहा गया या उत्तर वैदिक वेद बोला गया, राइट। तो हमने देखा कि लगभग कुछ साल पहले, बहुत साल पहले राजा जो है संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुन लिए जाते थे, आपस में मीटिंग होती थी। क्योंकि अब मानव अगर विकसित हो चुका है तो मानव अब क्या करेगा, भोजन उसके पास हो गया, स्थायी जीवन जीने लगा, परिवार उसके पास हो गया, अब वो क्षेत्र विस्तार की बात सोचेगा। ऑब्वियसली ये सामान्य मानव की भूमिका होती है, एक सोच होती है, राइट। तो लगभग 3000 साल पहले एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि राजा बनने की प्रक्रिया में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। क्या परिवर्तन होते हैं? पहले तो वो मीटिंग के माध्यम से जो कुशल और ताकतवर लोग हैं उनको एक बार से लीडर बना दिया गया और वही क्या हो गए, शासक हो गए, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जो शासक वर्ग का जो शासक बनता था या बनने वाला होता था, वह बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करके और खुद ही राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। कुछ ऐसे भी हुए। इसी की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया थी, एक आयोजन था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है कि जो राजा होता था, जो अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया, राजा, आप राजा से सम्राट में बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि उसमें और कुछ और डिस्क्राइब करना पड़ जाएगा, राइट। तो जो शासक है, जो राजा बन बैठा है, जो राजा है वह अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने में क्या होता है कि एक वो घोड़े को खुला छोड़ देता है, राइट, और उसके साथ साथ कुछ लोग देख रेख में जाते रहते हैं पीछे पीछे, घोड़ा तो आगे कुछ बताने वाला नहीं किसने में क्या किया, राइट। तो घोड़े अगर किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उससे उसे युद्ध करना पड़ेगा और उस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। दो ही ऑप्शन होते थे,
या तो उस घोड़े को रोक करके युद्ध युद्ध करो, या फिर क्या करो, उस घोड़े को खुला जाने दो। और जो लोग खुला जाने देते थे, उसका मतलब यह हो जाता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वह ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद वो क्या करता था कि जो राजा छोड़ दिए हैं बीच में घोड़े को जाने के लिए, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करता था, और वो सब उनके लिए उपहार वगैरह लेकर के फिर उनके पास आते थे। काम उनका कुछ नहीं था, काम उनका इतना था, उपहार लेकर के आए और उस राजा के सामने या जहां भी है, जहां पे वो राजा विराजमान है, मतलब या फिर अपने सिंहासन पे, क्योंकि इस आयोजन में यह बहुत ही मुख्य बात थी कि उस राजा को किसी सिंहासन पे बिठाया जाता था या फिर बाघ की खाल के ऊपर बिठाया जाता था। उसके सामने जाके बैठ जाओ, उपहार दे दो और पूरा यज्ञ जो है आराम से देखो। जो यह यज्ञ होता था वह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। कुछ विशेष प्रकार के यानी उच्च लेवल के, हाई लेवल के पुरोहित हुआ करते थे, तो उनके द्वारा यह संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से, बड़े बड़े उपहारों से भी सम्मानित करते थे राजा लोग, राइट। अश्वमेध जो राजा यज्ञ करता था उसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी माना गया था, और यज्ञ में सभी आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लेकर आते थे। इसमें एक खास बात और थी कि जो राजा का मुख्य सारथी हुआ करता था, जो युद्ध में राजा के साथ बिल्कुल होता था, वह उसका सहचर होता था। और जब वह यज्ञ का आयोजन करते थे तो वह यज्ञ में उसकी विजय और अन्य गुणों का वह गान करता था। मतलब उनके बारे में सबको बताता था कि हमारे राजा ने ऐसा किया, वैसा किया, यहाँ गए, यहाँ लड़ाइयां लड़ी, इस तरह से लड़ी, राइट। यहाँ पे इन्होंने ऐसी चतुरता दिखाई, जो भी चीजें हैं। राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खास करके उनकी रानियां, क्योंकि देखो यहाँ बहुवचन दे दिया गया है, कई सारी रानियां थी, यानी एक आप ये भी अपने आप ही समझ लो कि बहुविवाह की प्रथा वहां पर क्या थी, प्रचलन में थी, राइट। उसकी रानियां और उसके पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सभी आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे और उसके साथ साथ कई सारे अनुष्ठान भी करते थे। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेकर के आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं, कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब यहाँ पर शूद्र भी, जो कि पिछले चैप्टर में भी आपको मिल गया और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, जब पुरोहित की बात आ रही है, जब वैश्य की बात आ रही है, क्षत्रिय यानी शासक वर्ग की बात आ रही है, शूद्र वर्ग की बात आ रही है, तो इनडायरेक्टली ये बता रहा है सीधे सीधे कि अब ये एक व्यवस्था के रूप में किसी ने इसको ढाला है, और उस व्यवस्था का नाम इन्होंने दिया है वर्ण व्यवस्था, राइट। तो उस समय उत्तर भारत में, खासकर जैसा मैंने भी बताया कि गंगा यमुना के क्षेत्र में कई सारे ग्रंथों की रचना की गई। ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया, राइट। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद, और भी कई सारे ग्रंथ इसमें शामिल हैं। पुरोहितों ने इन ग्रंथों की रचना, अनेक प्रकार के अनुष्ठान और उसके जो इस ग्रंथ की जो रचना की है जिन पुरोहितों ने, उसमें कई तरह के अनुष्ठानों के बारे में बताया है, उनके संपादन की कई सारी विधियों के बारे में बताया है, और साथ साथ सामाजिक सॉरी सामाजिक नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उस समय समाज में कई सारे समूह हुआ करते थे, जैसे पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, ऐसे लोग शामिल थे। यहाँ पर कुछ लोग पुरोहित और योद्धा बहुत ही वैभवशाली होते थे, मतलब वो काफी ज्यादा बड़े योद्धा माने जाते थे समाज के अंदर, और ऐसे ही कुछ पुरोहित भी थे, काफी बड़े माने जाते थे, राइट। और उसके साथ ही साथ कुछ कृषक और व्यापारी भी काफी धनवान थे, तो उनको भी समाज में एक विशिष्ट स्थान दिया गया था। दूसरी ओर दूसरे वर्ग के लोग थे, जिसमें पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, श्रमिक हैं, मछली पकड़ने वाले शिकारी, और ऐसे कुछ भोजन संग्राहक वाले गरीब भी हैं। पुरोहितों ने इन सभी समाज के लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, और इन्हीं वर्गों का नाम क्या बोला गया? वर्ण बोला गया, और इसी व्यवस्था को आगे चल के वर्ण व्यवस्था बोली गई, राइट। इसके अकॉर्डिंग जो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य भी बांट दिए गए कि भैया जो तुम इस वर्ग के हो तो तुम्हारा ये कार्य है। सबसे ऊंचा और पहला वर्ण जो डिवाइड किया गया वह था ब्राह्मणों का वर्ग। इनको बताया गया कि आप केवल अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, और इसके अलावा यज्ञ वगैरह करवाएंगे। इसके लिए आपको क्या मिलेगा? उपहार। दूसरा जो स्थान दिया गया वह दिया गया शासकों को, जिन्हें बाद में चल के क्षत्रिय बोला गया, राइट। उनका काम क्या था? युद्ध करना,
और समाज के रहने वाले सभी वर्गों की रक्षा करना, और इसके साथ साथ क्षेत्र विस्तार का भी कार्य दिया गया। राइट। क्षत्रिय, और इसके बाद जो तीसरे स्थान पे था वह है विश्य या वैश्य। विश्य या वैश्य क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखिए। इनमें कृषि वर्ग के लोग थे, पशुपालक वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। राइट, ये सारे लोग इसमें वैश्य में आते थे। क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों को ही केवल यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ना कि चौथे वर्ग, तीसरे वर्ग को। मतलब एक तो कराने वाला ही है, बाकी दो को ही अधिकार प्राप्त है। जो वर्ण है, उन वर्णों में जो सबसे अंतिम स्थान दिया गया है वह शूद्रों को दिया गया है। इनका काम क्या था कि बाकी के तीनों वर्गों का यह सेवा करेंगे। राइट। इसके अलावा इन्हें कोई अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रायः महिलाओं और औरतों को भी शूद्र के समान ही माना गया है, क्योंकि महिलाओं और शूद्र दोनों को वेद के अध्ययन का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और साथ ही साथ अनुष्ठान वगैरह भी कराने का। जो पुरोहितों के अनुसार जो इस वर्ण का विभाजन किया गया और उसको आगे चलाने के लिए क्या किया गया, इसका निर्धारण जन्म के आधार पर कर दिया गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। राइट, उसमें कोई अंतर नहीं। बाद में चल करके शूद्र को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से में तो शूद्र थे जो सबकी सेवा करते थे, और एक हिस्से के जो शूद्र थे उनको उनसे भी नीचे का स्तर दिया गया, और उन्हें कहा गया क्या, अछूत वर्ग कहा गया। राइट, अछूत बोला गया। अछूत उन, इसमें शिल्पकार भी हैं, शिकारी हैं, भोजक संग्राहक भी शामिल हैं। साथ ही साथ इनमें वो लोग भी आते हैं जो लाशों को, शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क बिल्कुल पूरी तरह से अपवित्र मान लिया गया। इनके मुंह से भी कभी भी किसी संस्कृत शब्द तक के उच्चारण को आगे चल करके बहुत ज्यादा गंभीर रूप में देखा गया कि किसी मंत्र का उच्चारण भी ये नहीं कर सकते। वेद वगैरह पढ़ने की तो बात ही दूर। मान लो कहीं से अगर किसी ने सुन भी लिया है तो उसका वो उच्चारण बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस पे कई सारी मूवीज भी बनी है। शूद्रा एक मूवी बनी है, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से शूद्र उस समय प्रभावित था इन सब के द्वारा। राइट। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस भाई जाहिर सी बात है, अगर कुछ बन रहा है तो उसका विरोध भी लोग करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने इस व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध किया, स्वीकार भी नहीं किया। आगे उसका पूरा इतिहास तो इन सब चीजों पे आगे चलता रहेगा। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानने लगे। जाहिर सी बात है, आपने बनाया है, उन लोगों को सेकंड पे दिया है तो भी फर्स्ट आने का प्रयास करेंगे, तो वो भी पुरोहितों से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। बहुत सारे हैं, धनानंद इसका सीधा एग्जाम्पल है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण के निर्धारण को सही बिल्कुल नहीं मानते थे। इसके अलावा कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे। राइट, कि व्यवसाय जिसका ज्यादा अच्छा चल रहा है उनको अच्छा स्थान दे दिया गया, जिनका कम चल रहा है उनको नीचे का स्थान दे दिया गया। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। मतलब अब वहां पे धीरे धीरे समाज में विरोधपन की भी भावना, क्योंकि विकास हो रहा है तो ये सब भावनाएं आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो वहां पर कुछ लोग छुआछूत की आलोचना करने लगे, कुछ लोग अनुष्ठान संपन्न कराने का सबका अधिकार समझने लगे। तो इस उत्तर उपमहाद्वीप में के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम होती चली गई, जहां पर पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित हो गया था। राइट, बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक, तो ये तो एक वर्ण व्यवस्था के बारे में था, जो कि ऑब्वियसली गलत है। इसके बाद शासक तो चुन लिया गया। अब फिर से उसी कहानी पे आते हैं, शासक चुना गया, तो अब वो शासक ही धीरे धीरे क्या हो गए, जनपद के राजा अपने आप को मानने जाने लगे। महायज्ञों करने वाला राजा अब क्या हो गया, जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है वह जन का राजा नहीं होकर के क्या हो गया, जनपदों का राजा हो गया। जनपदों का राजा, जनपद क्या होता है, जन मतलब जहां पर लोग रह रहे हो। राइट, जन के बसने की जगह, आगे लिख रखा है जन के बसने की जगह, लोगों के जहां इकट्ठा एक लोग रहने लगे तो वो क्या हो गए, जनपद हो गए। राइट, और वो उसका अपने आप को राजा समझने लगा। अभी आगे आपको मानचित्र में कई सारे महाजनपदों के नाम भी दिखाई दे, कई सारे नहीं, 16 ही रहे हैं उस टाइम पे। आपको उनमें से ये ढूंढना है कि आधुनिक काल में यानी प्रेजेंट टाइम में वह महाजनपद किन किन क्षेत्र में थे। राइट, इसके अलावा पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की भी खुदाई की है। मतलब कई सारी बस्तियां बसी, अलग अलग बस्तियां, वो सब इकट्ठा होकर जनपद कहलाए।
दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख स्थान है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, मतलब गांव वगैरह बसना शुरू हो चुके थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, ये तिल, इन सब सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। राइट, आप इनमें से देखिएगा कि पिछले तीसरे वाले लेक्चर में कुछ चीजें नहीं है। राइट, ठीक है, गन्ना नहीं है वहां पर, तिल नहीं है, सरसों नहीं है। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसको धूसर मृदभांड कहा जाता था। कुछ धूसर मृदभांडों के ऊपर कुछ चित्रकारी कर दी जाती थी, जो विशेष प्रकार के बर्तन होते हैं माना गया है, तो उनको क्या बोला गया? चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर पात्र। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, यानी चित्रित धूसर पात्र, यानी इनके ऊपर कुछ ना कुछ चित्रकारी की गई है। और ये चित्रकारी कैसे है? सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति के रूप में है। क्लियर? अब कुछ जनपदों में कुछ जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़े जनपद हो गए। उन्हीं जनपदों को क्या क्या कहा गया? महाजनपद। ये कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा गया। राइट, इसमें आगे जो आपके नीचे हैं, राइट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जैसे उज्जैन है। राइट, इसके अलावा हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है, वैशाली है, मगध है। राइट, तो ये सब क्या है? जनपद। इसमें कुछ दिखाया गया, सारे नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में आप सभी को मिलेंगे इसमें। और इन महाजनपदों को विशेष तौर पर इनकी क्या होती थी? एक राजधानी हुआ करती थी, एक कैपिटल हुआ करती थी, और कई राजधानियों में तो किलेबंदी तक की गई थी सुरक्षा के भाव में, कि कहीं इनको असुरक्षा ना हो जाए राजाओं को रहने में। इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। मतलब ऐसा उस समय लगा कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डर के भी आप कह सकते हो कि अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का इन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया। कुछ राजा जो थे वो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और बहुत ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करते। वो अपनी समृद्धि, इससे क्या करते थे? वो अपनी समृद्धि और शक्ति का भी एक तरह से प्रदर्शन किया करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी काफी, भाई उसके अंदर रह रहे हैं, उनका नियंत्रण करना आसान हो गया, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा भी हो गई। राइट, तो इस तरह विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी। मतलब जो राजा हुआ करता था वह बड़ी बड़ी योजनाओं को भी बनाता था। राइट, इसके अलावा लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे इसको मिलकर के मजदूरों की तरह बनाते थे। बहुत ही ज्यादा संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती गई। तो अब क्या हुआ? जब अब इतने सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ने लगी तो राजा क्या रखने लगे? अब पेड़ जो है अपने पास सैनिक सिपाही रखने लगे। राइट, इनको पूरे साल का एक नियमित वेतन दे करके उनसे वो नौकरी करवाने लगे। इनका भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के क्या हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। राइट, अभी इसको होल्ड पे रखिए वरना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे। राइट, तो इन सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक ये फिगर मिला है, एक चित्र मिला है जो कि आधुनिक प्रयागराज का है। आप जब भी प्रयागराज जाएंगे तो वहां पे, जहां पे 3 प्रयाग जो जगह है वहां पर आपको एक किला मिलेगी। एक किला है, उसका कुछ भाग अभी भी अवशेष है। राइट, तो वहां पर आप जाकर के इसको एक बार देख भी सकते हैं। चलिए, अब जब उन्होंने वेतन देना स्टार्ट कर दिया, जब उन्होंने व्यापार वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और किलेबंदी कर दी, तो पैसा भी आना चाहिए वेतन देने के लिए। तो वहां के जो महाजनपद के महाराजा हुआ करते थे उन्होंने एक व्यवस्था स्टार्ट करी धीरे धीरे, जिसे क्या बोला गया? कर व्यवस्था बोला गया। मतलब महाजनपदों के रोजाना विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता पड़ी और उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो अब जो महाजनपद राजा के लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए जो उपहार पे तो काम चलेगा नहीं, गिफ्ट से कितना काम चल जाएगा। तो अब धीरे धीरे वह कर वसूलने लगे। तो उस समय उत्तर वैदिक काल के टाइम पर कौन कौन से कर थे उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं कि फसलों पर कर लगाए गए जो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग किस पे डिपेंड थे उस टाइम पे? कृषक। तो उनको उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे यह बोला गया कि यह राजा का क्या है? भाग है। ठीक है, यह क्या बोला गया कि राजा का भाग है, हिस्सा। इसे क्या बोला गया? इसे डायरेक्ट कर ना बोल करके, टैक्स ना बोल करके भाग बोला गया।
जो छोटे मोटे कारीगर थे उनके ऊपर भी उनके श्रम के रूप में चुकाए जाते थे उनके जो कर थे। मतलब राजा के यहाँ कोई काम हो रहा है तो अगर 2 घंटा, अगर आप 8 घंटा काम करो तो 6 घंटा कहीं और करो, या 8 घंटा पूरा वहां करो, लेकिन साथ में आके 2 घंटा राजा राजा के लिए भी काम करो। जैसे एक बुनकर लोहार सुनार राजा के लिए हर महीने में 1 दिन का काम कर लेता था, राइट। पशुपालकों और जानवरों उसके उत्पाद के रूप में टैक्स, किसी के पास ज्यादा पशु हैं, उनके पास खाद्य पदार्थ दूध वगैरह ज्यादा हो रहा है तो वह राजा के लिए कर के रूप में लाके दे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स, राइट। जो जंगल के शिकारी थे, संग्राहक थे, उनको जो जंगल से प्राप्त हो रहा है सामान उसमें से कुछ वस्तुएं दो, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे टैक्स प्रथा का भी प्रचलन हुआ। और जब टैक्स प्रचलन हुआ तो आप सीधे तौर पे देखो कि सबसे अधिक हिस्सा यानी 1/6वां हिस्सा किसान दे रहा है, तो कृषि में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, परिवर्तन आएंगे। तो इस पीरियड में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन दिखाई दिए, क्योंकि वो भी समझेंगे कि अब ऐसा कुछ खेती किया जाए कि ज्यादा उत्पादन हो, नहीं तो देना ज्यादा पड़ रहा है, राइट। तो अब क्या हुआ, जो फाल है, हल का फाल, आपने हल देखा होगा, कुछ इस तरह से होते थे, राइट। तो ये हिस्सा पहले लकड़ी का बना होता था, जो फाल होता था, तो उसे अब धीरे धीरे कैसे बनवाने लगे, वो धीरे धीरे अब लोहे के बनवाने लगे, राइट। क्यों? क्योंकि लकड़ी के फाल की तुलना में लोहा काफी आसानी से उसके द्वारा खेती मतलब खेत को जोता जा सकता था, राइट। तो यहाँ भी ये वर्ड है, हिंदी का है, तो बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, तो जो जुताई होती है उसे जोता बोला गया, राइट। इनमें फसलों की उपज क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ी। दूसरा जो परिवर्तन आया, लोगों ने धान के पौधों का रोपण स्टार्ट किया। पहले क्या करते थे, धान को सीधे ऐसे उसके बीजों को छींट दिया करते थे, जिससे उपज तो होती थी, लेकिन जब उन्होंने रोपण करना, जो आज की विधि है, धान को जो लोग कृषि से संबंधित होंगे वो जानते होंगे कि धान की रुपाई की जाती है, राइट। तो वो क्या करते थे कि पहले एक छोटे से एरिया में उनके बीजों को उगा लेते थे, फिर उन्हें उखाड़ करके उसका क्या करते थे, उनका रोपण करते थे। तो यह उन्होंने देखा कि पहले की तुलना में धान काफी ज्यादा होने लगा और वो पौधे भी जीवित रहने लगे, राइट। इसलिए पैदावार भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा परिश्रम परिश्रम तो इसमें लगता ही था। और ये जो काम करते थे ज्यादातर कौन थे, दास थे, दासियां थी, और भूमिहीन, जिनके पास जमीनें नहीं है, ऐसे खेतिहर मजदूर, उनके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, क्या, कम्मकार, राइट। जो खेतिहर मजदूर होते थे उन्हें क्या बोलते थे, कम्मकार बोला जाता था, ठीक। अब इसके बाद जो कुछ महाजनपद हैं, छोटे छोटे जनपद हैं, उनको जो है थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया है। पहला, मगध। इन्होंने कहा है कि पहले आप ढूंढो कि मगध है कहां, तो पिछले एक बार इमेज पे चलो, वहां आप देखो कि मगध कहां पर है, राइट। अब इसमें आप देखो कि मगध का जो हिस्सा है वह कहां पे है, बिल्कुल गंगा यमुना के पास वाला हिस्सा, राइट। इसमें अगल बगल भी आप ध्यान दे लो कि वैशाली, हस्तिनापुर, जो भी इनके बारे में भी आएगा, ठीक। एक बार वीडियो को फिर से बैक करके आप आराम से ढूंढ करके देख सकते हैं उसको, या अपने सामने एनसीईआरटी किताब खोल करके वहां भी देख लें, ठीक है। तो मगध जो है लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। क्यों था, क्योंकि यह गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। उससे फायदा क्या था, पहला चीज यातायात, दूसरा जल का वितरण अच्छी तरह से, तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक, नदियों की वजह से। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, यानी व्यापारी वर्ग भी रह रहा है, शासक वर्ग भी हो गया, पुरोहित भी हो गया, और फिर जब जंगलों का भी हिस्सा ज्यादा है तो यहाँ पर भी जो है, राइट। इसके अलावा जो जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके उन्होंने प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग देना शुरू किया, जो कि उनको जो है सेना के काम में लगाया गया। बल्कि जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी, जंगल से भी फायदा था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे और अयस्क की कई सारी खदानें भी हैं जो आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ से इनको लोहे भी आसानी से मिल जाते थे, हथियार अच्छे बन पाते थे, मजबूत बन पाते थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक का नाम क्या है, आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बिंबिसार, और दूसरा कौन है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु भी बोला गया है, राइट। इन जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य जनपदों को ये लोग जीतने के लिए, जो बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, महापद्मनंद,
एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला रखा था। बिहार के में राजगृह एक जगह है जो आधुनिक राजगीर के नाम से है, कई सालों तक मगध की राजधानी भी बनी रही और बाद में इसको पाटलिपुत्र, जो कि आज का कहाँ पे है, पटना में राजधानी बनाया गया। आज भी पटना ही है। 2300 साल पहले की बात है कि मेसोपोटामिया का एक राजा था सिकंदर, वह विश्व विजय करना चाहता था। वह सफल नहीं हुआ, ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत के उपमहाद्वीप में जब वो पहुंचता है, व्यास नदी के किनारे, जब उसने मगध की ओर कूच करना स्टार्ट किया तो उसके ही सिपाहियों ने उसको इनकार कर दिया। इतना बड़ा साम्राज्य था मगध और इतना शक्तिशाली माना जाता था संपूर्ण विश्व में। वे सभी सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, तो वहां पे टक्कर लेना ठीक नहीं है। तो मगध इस प्रकार का साम्राज्य था उस टाइम। क्लियर। दूसरा है वज्जी। वज्जी जो है मगध के बहुत ही नजदीक था। इसकी राजधानी कहाँ है? वैशाली, आधुनिक बिहार भी कहते हैं उसे। अभी बिहार के आसपास ही सब कुछ है। ठीक है। एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जहां पर गण या संघ कहते थे। गण क्या होता था? कई सदस्यों वाले समूह को क्या बोलते थे? गण। संघ का मतलब होता था संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। गण को आप कह सकते हो ग्रुप, राइट। लेकिन यहाँ पे कई सदस्यों वाले समूह के लिए कहा गया है, तो समूह था, यानी गण यानी समूह, ग्रुप्स। ठीक है। तो गण या संघ में क्या होता था? उनके भी शासक अपने अपने होते थे, छोटे छोटे कबीले के शासक, आप क्या समझ सकते हो, राइट। तो कभी कभी एक साथ शासन करते थे जो वो गण या संघ होते थे, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो सभी व्यक्ति वो अपने अपने आप में राजा है, और ये सभी राजा अनेक अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में ये लोग बैठ करके बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि करना क्या, आगे की प्लानिंग क्या है और उसे किस तरह से अंजाम देना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वह सब मिल करके आपस में चर्चा करते थे। और इसमें जो है खास बात यह थी कि जो महिला वर्ग थी, यानी स्त्रियां, दास और कम्मकार, वह इन सब में उनको इन सब से कोई मतलब नहीं था, राइट। ये जो थोड़ा सा उनसे विशिष्ट वर्ग के लोग होते थे वो लोग क्या करते थे। इसके साथ ही गण के, जहां भी गण का नाम आएगा तो वहां पर बुद्ध और महावीर का नाम जरूर आएगा। तो इसके संबंधित जो संघ से संबंधित थे, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और इसके अलावा जो वज्र संघ का वर्णन, दीर्घ निकाय क्या है भी उसको भी आगे बताएंगे। दीर्घ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इसमें इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। वहां पे बताया गया है, वहां से जानकारी मिली है कि अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में। तो अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। वज्र एक संघ था, उस पर वो आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने उनके मंत्री हुआ करते थे, उसका नाम था वैश्यकार। वैश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उसमें सभी सदस्य मिलते हैं? जब उन्हें पता चलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, तब उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करेंगे जब तक, वह कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए वज्र संघ के द्वारा, राइट, दीर्घ निकाय में, कि जब तक ये कार्य होते रहेंगे तब तक सारे संघ और जो भी ये चीजें हैं वह जीवित रहेंगी। क्या क्या वो कार्य होंगे? वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर जरूर ध्यान देंगे, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, राइट, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, राइट, चैत्य के बारे में बताएंगे। विभिन्न जो मतावलंबी, जो अलग अलग मत के लोग हैं, और मत कौन मानेगा? जो संत होंगे, तो जो संत अलग अलग मत को मानने वाले हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर संघ में कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे राजा थे जो इन संघों को अगर जीत लेते तो उनका बहुत ज्यादा शायद फायदा हो जाता, लेकिन वो जीतना चाहते, लेकिन बहुत ही ज्यादा संभव नहीं था ऐसा करना। तो इससे भी लगभग 1500 साल पहले तक यह सब चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त किया और अपने राज्य में उन्हें शामिल करके रख लिया। इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में। अब इसी के साथ साथ देखें कि और भी जगह क्या हो रहा था और क्या हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या रही हैं। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस एक जगह है, यहाँ के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की और इसे क्या बोला गया? प्रजातंत्र
और गणतंत्र, राइट। जो ये व्यवस्था थी वो लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जो कि दास नहीं थे, राइट। वहां एक सभा थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस जो सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के माध्यम से की जाती थी, चुने जाते थे लॉटरी के माध्यम से। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देना जरूरी होता था, देनी होती थी। औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिलता था अभी तक, राइट। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में जो रहने वाले लोग थे, एथेंस को ढूंढना अपने एटलस में, काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदान, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, राइट। एथेंस एक जगह का नाम है, ठीक है, तो आप उसे जरूर ढूंढिएगा। अब इसमें हम जो कुछ उपयोगी शब्द को ढूंढेंगे, जो हमारे पास दे ही रखा है। राजा क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, चर्चा भी करी। वर्ण क्या है, जनपद और महाजनपद क्या है, किलेबंदी क्या होती है, राइट। सेना क्या है, कर, पौधारोपण, गण और संघ या प्रजातंत्र क्या है, राइट। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां इसमें मिली हैं, ठीक है। तो आप लोग फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।